नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और बुलेटिन में सबसे पहले बात कोरोना के खतरे और पहाड़ों पर वीकेंड में उमड़ती भीड़ की करते हैं। तो वीकेंड पर भीड़ पर नजर है। मसूरी नैनीताल में अब यहां पर सख्ती देखने को मिलेगी। 2 दिन 2 व्हीलर पूरी तरह से बैन होगा, यानी एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। सहस्त्रधारा में नदी पर जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कोरोना को देखते हुए बढ़ाई गई है सख्ती। भीड़ को देखते हुए प्रशासन अब सख्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने जो तस्वीरें देखी वो डराने वाली थी। इसलिए अब वीकेंड पर 2 दिन सख्ती देखने को मिलेगी। तो कोरोना को देखते हुए वीकेंड पर टूरिस्ट प्लेस पर बढ़ी सख्ती। मसूरी में दोपहिया वाहनों पर की एंट्री पर ही रोक लगा दी गई है। सहस्त्रधारा में नदी पर जाने पर भी पाबंदी है। वीकेंड पर भीड़ पर नजर बनाए रखी हुई है पुलिस। और बातचीत करने के लिए दीपांकर इस वक्त देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए। दीपांकर, पिछली तस्वीरें चौंकाने वाली थी और डराने वाली थी, इसलिए अब प्रशासन ने सख्ती बरती है। तो कहां कौन कौन से ऐसे स्पॉट हैं जिनको फिलहाल तो लोगों के जाने पर रोक है, या वहां पर कोई नियम कानून तय कर दिए गए हैं? बिल्कुल नीलू, अब से 2 हफ्ते पहले जो कैंपटी फॉल की तस्वीरें आई थी वो पूरे देश में वायरल हुई थी कि किस तरह की भीड़ कैंपटी फॉल में थी, और अब ये दूसरा हफ्ता है उसके बाद। तो इस वीकेंड पर खासी सख्ती सभी जगह नजर आएगी। और पिछले वीक जो एसओपी जारी हुई थी जब कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया था, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं वहां पर भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए, और इसकी जिम्मेदारी वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो देहरादून के डीएम ने आदेश जारी किया है कि मसूरी में 2 व्हीलर की एंट्री नहीं होगी। जिसके पास रजिस्ट्रेशन होगा, कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट होगी और होटल की बुकिंग होगी, उसी को देहरादून से ऊपर जाने की परमिशन होगी। और कई लोगों को देहरादून का जो एंट्री पॉइंट है जहां पर आप उत्तराखंड में एंटर करते हैं वहां पर आपको रोका जाएगा। इसी तरह की तस्वीरें आपको नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में दिखेंगी, जहां पर भी ये लैंसडाउन की बात हो तो आपको कोटद्वार में दिखेंगी। ये सभी वो डेस्टिनेशन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां पर्यटक आ सकते हैं बड़ी संख्या में, वहां पर अब सख्ती बढ़ाई गई है। हालांकि उत्तराखंड में अगर पिछले मैं 7 दिनों की बात करूं तो केसेस 100 से कम है। ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कल जिस तरीके से तमाम राज्यों से बातचीत की है, नीति आयोग ने इस बात पर चिंता जताई है कि अगले 110 दिन बहुत मुश्किल हो सकते हैं। 3rd वेव का खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह केस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र और केरल में, उसको देखते हुए बहुत जरूरी है कि इस तरह की सख्ती यहाँ पर बढ़ती जाए। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, हालात बदतर हो उससे पहले ही सख्ती बरतकर इस हालात को रोका जाए यहां पर। लेकिन हमने देखा कि आरटी-पीसीआर रिपोर्ट के साथ जो उत्तराखंड पहुंच रहे हैं उनमें भी बहुत सारे फर्जी हैं। ऐसे में चुनौतियां बहुत ज्यादा प्रशासन की है, और लोगों को भी ये समझना होगा कि ये सब आपके लिए किया जा रहा है। और आप इस तरह से फर्जी सर्टिफिकेट के साथ या फर्जी आरटी-पीसीआर के साथ पहुंच रहे हैं तो आपकी ही जान को खतरा है। बिल्कुल नीलू, आप अगर देखेंगे तो कांवड़ यात्रा रद्द करने का जो फैसला है वो फैसला कहीं ना कहीं इसी पूरी बात से जुड़ा है कि हम 15 दिन में 3 करोड़ यात्रियों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। कांवड़िया आएंगे तो उनकी टेस्टिंग किस तरीके से होगी, ये एक असंभव सी बात थी। ये हमें कुंभ में भी नजर आया कि वहां पर भी इम्पॉसिबल था। ऐसे में कल अगर मैं बात करूं, आशारोड़ी बॉर्डर जो देहरादून में एंट्री पॉइंट है, वहां पर 50 से ज्यादा फर्जी रिपोर्ट के साथ लोग पकड़े गए हैं। हालांकि उन्हें वहां से वापस कर दिया गया, उन पर केस दर्ज किया गया नहीं किया गया, ये प्रशासन ने कितनी गंभीरता से इस मामले को लिया ये अभी तक साफ नहीं है। लेकिन हाँ, एक्शन पुलिस की तरफ से ऐसा नहीं दिखा है या एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा एक्शन नहीं दिखा है कि उन्होंने वहां पर उन पर उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कोई केस दर्ज किया हो, किसी की शिकायत की हो। ढुलमुल रवैया रहता है, कोई कहता है हेल्थ डिपार्टमेंट इस पर शिकायत करेगा, कोई कहता है एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। ये अभी भी कमजोरी दिख रही है। लेकिन लोग भी हैं कि लोग भी मानने को तैयार नहीं है। लोग भी फर्जी रिपोर्ट के साथ लगातार अपना मूवमेंट बनाए हुए हैं। लेकिन जरूरत उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में जो 2nd वेव आई थी उससे पहले हालात काफी कंट्रोल में थे। लेकिन 2nd वेव जिस तरीके से आई, कुंभ जब यहां पर हुआ, उसका जिस तरह कोरोना पूरे राज्य में फैला, केसेस बढ़े, ऐसे में अगर 3rd वेव का खतरा पूरे देश पर बिल्कुल मंडरा रहा है, दीपांकर, तो अगर अभी नहीं चेते तो स्थिति 2nd वेव की तरह खराब हो सकती है। इसलिए हम भी आपसे बातचीत करते रहते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं और यही लोगों से अपील करते हैं कि कृपया कर ये कुछ दिन बहुत क्रिटिकल हैं, जिसमें कि आप घर में रहे, बाहर ना निकले। अगर बहुत जरूरी है तो बाहर बिल्कुल भी ना निकले, जरूरत है तो ठीक है थोड़ा बहुत आप बाहर जा सकते हैं, वो भी फुल प्रिकॉशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पर्यटन नगरी लैंसडाउन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए अब जिला प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आने लगा है। पुलिस ने उत्तराखंड बॉर्डर के कौड़िया चेक पोस्ट पर चेकिंग शुरू कर दी। बिना कोरोना रिपोर्ट के उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों को उत्तराखंड में एंट्री नहीं दी जा रही है। एसडीएम कोटद्वार ने कहा कि सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों के तहत ही लोगों को राज्य में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही होटलों को भी बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के होटल में कमरा न देने की हिदायत दी गई है।
बगैर रजिस्ट्रेशन के जो बाहरी राज्य से व्यक्ति आ रहे हैं और या बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के आ रहे हैं, या अगर वो लैंसडाउन या अन्य पर्यटक स्थलों की तरफ आगे जा रहे हैं तो होटल की बुकिंग किए बिना जो लोग आ रहे हैं उनको खास तौर से वहाँ पर रोके जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। देवस्थानम बोर्ड की चल रही मीटिंग खत्म हो गई है। वही मीटिंग में सीएम धामी ने तीर्थ पुरोहितों को आश्वस्त किया कि जिनकी जो भी शंकाएं हैं उनको दूर किया जाएगा। वही बोर्ड ने गर्भगृह से लाइव स्ट्रीमिंग के प्रस्ताव को रद्द किया है। साथ ही मंदिर के बाहर से लाइव स्ट्रीमिंग पर सहमति बनी है। चार धाम देवस्थानम बोर्ड की आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग से काम करेंगे और जिनकी भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ये कहा गया कि भाई जो भी इसके सदस्य हैं वो अपने अपने विचार दे दें। उन सब विचारों को संकलित करके हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड की भावना से उन्हें अवगत किया जाएगा। तो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को ये विश्वास दिलाया है कि जो भी जिनकी शंकाएं हैं वो सब समाप्त की जाएंगी और कार्य किया जाएगा। कि जो लाइव स्ट्रीमिंग वाली बात है वो यहाँ की मान्यता और परंपरा इस बात को अलाउ नहीं करती है। जनभावना भी ये है कि लाइव स्ट्रीमिंग बिल्कुल जो गर्भगृह है और जो मंदिर परिसर है अंदर का उसमें नहीं होनी चाहिए। इस भावना से बोर्ड को अवगत कराया गया। बोर्ड से ये रिक्वेस्ट की गई कि बोर्ड इस जो जनभावना है, जो तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज, जो हकाकुकधारी पुजारियों की, इनकी जिनकी जो पूरी भावना की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होना चाहिए, यहाँ की परंपरा और मर्यादा इसको अलाउ नहीं करती है, इससे माननीय हाईकोर्ट को अवगत किया जाए। और देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहित पहले ही भड़के हुए थे और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत के बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया। कोई उन्हें गैर हिंदू बता रहा है तो कोई घोर विरोधी। वहीं बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि कहें तो क्या कहें। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध को कांग्रेस का विरोध क्या बताया। चार धाम में हंगामा खड़ा हो गया। किसी ने त्रिवेंद्र रावत को गैर हिंदू बता दिया तो किसी ने कहा कि कोई पुरोहित कांग्रेसी नहीं है। बयान पर बवाल मचा, पुतले चले, हंगामा हुआ तो कांग्रेस को भी हमले का मौका मिल गया। लेकिन मैं तो बड़ा खेद इस बात से होता है माननीय मुख्यमंत्री पूर्व वालों से, हंसी भी लगती है इस बात से कि ये आदमी ने इसने शिक्षा ग्रहण की कि नहीं की, ये किस मिट्टी में बना हुआ आदमी है, या विधर्मी है, या ये मुसलमानों से मिला हुआ आदमी है। मेरे को तो विश्वास होता है कि ये जरूर भाजपा में जरूर है, लेकिन ये मुसलमानों के द्वारा, इस्लाम धर्म के द्वारा प्लांट किया हुआ आदमी है। तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके देवस्थानम बोर्ड का निर्माण कर दिया। आपके पास बहुमत है तो आप कुछ भी कर लेंगे। बहुत घोर विरोधी हैं तीर्थ पुरोहितों के, पंडा पुरोहितों के त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उनको भुगतना पड़ेगा। इसका पूरी भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने त्रिवेंद्र रावत को पंडे पुरोहितों का घोर विरोधी बता दिया तो बीजेपी से मसले पर जवाब देते नहीं बन रहा कि बोर्ड पर कहे तो क्या कहें। उसमें मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और सरकार का बयान भी आया है, तो उसमें मुझे लगता है कि इस रूप में ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। देवस्थानम बोर्ड त्रिवेंद्र सरकार ने बनाया। पुनर्विचार की बात तीर्थ रावत सरकार ने की और अब सत्ता में पुष्कर धामी सरकार है। ऐसे में जबकि चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, इससे पहले चार धाम में खड़े हुए बवाल ने बीजेपी के लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और मंत्री सतपाल महाराज ने एक बार फिर हाईवे के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। मंत्री सतपाल महाराज प्रेमनगर में हाईवे का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहां पर 6 महीने पहले ही नेशनल हाईवे पर बनाई गई दीवार ढह गई थी। इस पर मंत्री सतपाल महाराज ने मौके पर ही मामले की थर्ड पार्टी जांच के आदेश कर दिए। मौके पर चल रहे निर्माण कार्य में प्रयोग किया जा रहा मटेरियल का भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिया गया है। मार्किंग लगाई है इसमें कि रास्ता टूटा हुआ है। यहाँ पर कोई मार्किंग लगी है ऊपर? कोई मार्किंग नहीं लगी आपकी। नहीं तो कब लगाएंगे आप? जब गिर जाएगा आदमी तब लगाएंगे। तो कहाँ लगाए आपने? बोर्ड बताइए कहाँ लगाए? बैरिकेडिंग लगी है। हाँ तो निश्चित रूप में बैरिकेडिंग लगनी चाहिए। हाँ जब हादसा हो जाएगा तब आप लगाएंगे। लगानी चाहिए आपको, और ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये नेशनल हाईवे है।
और देहरादून के चोरखाली इलाके में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद में युवक की हत्या की गई। पुलिस आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। युवक की चाकू मारकर हत्या की गई है। फिलहाल बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश का ये पूरा विवाद था और इस विवाद के बाद ये हत्या हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, थाना कैंट क्षेत्र अंतर्गत मित्र लोक कॉलोनी है, जहां पर से जो हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि यहां पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तो यहां पर हम लोग पहुंचे हैं। बॉडी का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। बाकी अभी विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। और रुड़की के कलियर इलाके में आपसी झगड़े में एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि महिला गर्भवती है। हालांकि पुलिस ने कहा कि पीएम रिपोर्ट के बाद मामले का पता चल पाएगा। और राजधानी देहरादून का पानी पीने योग्य नहीं है। आलम यह है कि सरकारी आवास या मंत्री के आवासों में भी जो पानी आता है वो भी पीने योग्य नहीं है। यानी कि राजधानी का पानी स्लो पॉइजन से कम नहीं। ये दावा स्पेक्स संस्था ने किया है। संस्था ने जून महीने में देहरादून में 125 अलग अलग इलाकों के पानी के सैंपल की जांच की और जांच में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इसमें 118 जगह के सैंपल मानकों के विपरीत मिले हैं, जो कि पीने योग्य नहीं है, जिसमें 53 स्थानों में पानी में क्लोरीन मानकों से अधिक पाई गई है। 49 स्थान ऐसे रहे जिसमें क्लोरीन नहीं मिला है। लेकिन अगर आप देखें तो 125 नमूने में सिर्फ जो है 7 नमूने पास है। 118 नमूने जो है मानकों के अनुरूप नहीं है। कहीं पे तो क्लोरीनेशन जो है इतना ज़्यादा है कि वो बहुत हार्मफुल है। जैसे आप देखिए सतपाल महाराज जी के यहाँ जो है 1.4 mg पर लीटर है, जबकि वो कितना होना चाहिए 0.2 mg पर, 7 गुना ज़्यादा है। और क्लोरीन करता क्या है, बाल बुढ़े करेगा, स्किन बुढ़ी करेगा, आंखें खराब करेगा, आपका लीवर अल्सर देगा। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। और खबर देहरादून से लेते हैं। अब ये जगह भी इंटरनेशनल ठगी का अड्डा बनता चला जा रहा है, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। लेकिन इसे अपराधियों पर उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स की लगातार नजर बनी हुई है। गुरुवार को उत्तराखंड एसटीएफ ने 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग अमेरिका समेत कई देशों में लोगों से ठगी को अंजाम देते थे। एसटीएफ ने बीते 6 महीनों में 4 कॉल सेंटर्स का भंडाफोड़ कर 15 इंटरनेशनल साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। विगत 6 महीने में हमने लगभग 4 कॉल सेंटर को बस्ट किया है, जिन्हें पकड़ा है, जिसमें लगभग अनुमानित लगभग 15 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। जो आपने बताया कि इस प्रकार के कॉल सेंटर है, हमने देखा है कि अभी कुछ दिनों से इस प्रकार के कॉल सेंटर कुछ महीनों से स्पेशली चल रहे हैं। वहीं पुलिस का अंदाजा है कि अभी भी राज्य में कई साइबर अपराधी ठगी को अंजाम दे रहे हैं, जिन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। डीजीपी का कहना है कि साइबर अपराधी कहीं भी बैठे हों, लेकिन हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। साइबर क्राइम देश भर में, दुनिया भर में फैल रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। उसको कोई कहीं भी बैठ करके अंजाम दे रहा है। कुछ लोग झारखंड में बैठे हैं, जामतारा में बैठे हैं, कुछ राजस्थान में बैठे हैं, भरतपुर में बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉल सेंटर थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है। तो ये हाँ, ये थोड़े मेट्रो वाली जगहों पे बैठे होंगे, जो बड़े बड़े शहर हैं। तो हम उनको पकड़ रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि है कि आप ऑपरेट करोगे, चाहे देहरादून से करो, चाहे भरतपुर से करो, चाहे बंगाल से करो, हम छोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड में भी साइबर ठग पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस पर काफी नकेल कसी है, लेकिन अभी भी ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उम्मीद है कि जल्द ही उत्तराखंड से साइबर ठगों का सफाया हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। विकासनगर के कालसे चक्राता मार्ग पर केबल ब्रिज बनाने की दिशा में काम शुरू हो गया है, जिसका फायदा समूचे जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के साथ साथ चक्राता जाने वाले पर्यटकों को भी मिलेगा। अभी तक जजरेड़ पहाड़ी से आए दिन मलबा गिरता है, जिससे यातायात ठप हो जाता है। बारिश के दिनों में स्थिति और भी बुरी हो जाती है। लंबे समय से स्थान पर पुल बनाने की मांग हो रही है। अब इस जगह पर 257 मीटर लंबा केबल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। 257 मीटर का केबल ब्रिज वहाँ पर उसकी सैंक्शन हुई है
और कंसल्टेंट ने उसके डिज़ाइन पे, इन्वेस्टिगेशन पे काम भी शुरू कर दिया। वहाँ भी टेस्टिंग वगैरह का काम चल रहा है। तो बहुत बृहद योजना है। और हरिद्वार के लक्सर तहसील का एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में एक पटवारी संदीप कुमार प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर 500 रुपए की रिश्वत लेता दिखाई दे रहा है। वहीं डीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आरोपी पटवारी को सस्पेंड कर दिया और लक्सर एसडीएम से मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी है। तो काम पहले भी हमने वैसे ही करो, सारे कामों को तो पहले पहले और आज हम आपको प्रकृति के माता पिता से मिलवाने जा रहे हैं। आखिर कौन है ये माता पिता और कहां है इनका अनोखा बसेरा, देखिए इस रिपोर्ट में। ये मचलती तितलियां और मौन गीत गाती मधुमक्खियां, इनके अलावा और भी बहुत कुछ है। अगर आपको इन सब के दीदार करने हैं तो चले आइए फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर हल्द्वानी, जहां एक अनोखा पॉलिनेटर जोन बनकर तैयार है। यहाँ पर मुख्यतः तितलियां, मधुमक्खियां, चिड़ियां, मौत, कीट पतंगे, गिलहरी आदि को संरक्षण करने के लिए उनका प्राकृतिक वास स्थल हमने यहाँ पर तैयार किया है। मधुमक्खी, गिलहरी, तितलियां और ऐसे कई कीट पतंगे भी हैं जिन्हें प्रकृति का माता पिता कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति को समृद्ध बनाने के लिए ये बेहद जरूरी है। प्राकृतिक पॉलिनेटर हैं जो पराग करता है, खासतौर से जैसे चिड़िया है, मधुमक्खियां हैं, तितलियां हैं, गिलहरी हैं, ये मौत हैं। इन सारे पतंगों को जो हमारे प्रकृति में जो वनस्पतियां हैं उनके प्रजनन के लिए इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए इनको संरक्षित करने के लिए इस स्थल को बनाया गया है। हल्द्वानी फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर के इस पॉलिनेटर जोन की खूबसूरती देखने लायक है, क्योंकि यहाँ हरियाली और उसे और जमा करने वाले कई प्राणी मौजूद हैं। हरेले का पर्व न सिर्फ हमें हरियाली का संदेश देता है, बल्कि इस हरियाली से जुड़े हुए जो कीट पतंगे हैं, जीव जंतु हैं, उनका संरक्षण कैसे करना है यह भी हमें सिखलाता है। इसलिए अगर आप भी हल्द्वानी और इसके आसपास आएं तो इस पॉलिनेटर जोन में आना न भूलें। यहाँ आकर आपको पता लगेगा कि छोटे छोटे कीट पतंगे हमारी प्रकृति के लिए कितने जरूरी हैं। शैली नेगी, न्यूज़ 18, हल्द्वानी।